Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, राइट डूज ड्यूरिंग स्नेक बाइट एनी 5, यानी कि सांप के काटने पर क्या क्या करना चाहिए। कोई 5 चीज़ें आपको बतानी है। हेल्थ एंड हाइजीन जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे पहला तो है स्टे काम, मेक द विक्टिम लाई डाउन कंफर्टेबली। पहली बात तो घबराना नहीं है, उसको आराम से लेटा दो। गिव कन्विंसिंग रीएश्योरेंस अगेंस्ट फियर ऑफ डेथ। नॉर्मली क्या होता है कि जो डेथ होती है, कोई भी व्यक्ति मरता है तो वो फियर के कारण ज़्यादा मरता है, ना कि सांप के जहर के कारण। तो उसको रीअश्योर करो, उसको समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुला सकते हो। टेक ऑफ एनीथिंग क्रिटिसाइजिंग द एरिया सच एज ए रिंग और ए वॉच। और ये ब्रीदिंग फेल स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप दे सकते हैं, और उसका जहर ना फैले उसके लिए उसे कुछ बांध सकते हैं जहाँ पे सांप ने काटा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट डिजीज। स्पर्श संबंधी बीमारी, यानी कि जो संक्रामक बीमारी होती है जो छूने से फैलती हैं, ऐसी बीमारियों के बचाव के ऊपर लघु नोट लिखना है, यानी कि एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है ये। इसकी पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ इसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, और आप वहां से इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में से एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं आप। राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट डिजीज। इसमें प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट डिजीज के लिए सबसे पहला है कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ द पेशेंट। उसको सेग्रीगेट कर दो, यानी कि उसको बाकी लोगों से अलग कर दो। जैसे कोविड-19 का ही एग्जाम्पल ले लो, वे सारे लिखाओगे तो भी यही आंसर बनेगा कि रोगी का पूर्ण पृथक्करण कर दो, यानी कि उसको बाकी लोगों से अलग कर दो ताकि दूसरों में वो बीमारी ना फैले। नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन पेशेंट एंड द रिलेटिव स्टाफ। उनमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए उसके सगे संबंधियों में और बाकी जो स्टाफ है उससे। अर्ली डायग्नोसिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। पहले से ही अगर पता लग जाता है तो शीघ्र उसका इलाज कर दें ताकि वो बीमारी और जगह ना फैले। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ऑल द एक्सक्रेटा ऑफ द पेशेंट। जो भी रोगी का एक्सक्रेटा है जिसके अंदर कीटाणु हो सकते हैं, उसको डिस्पोजल अच्छे तरीके से करें। और अटेंडेंट टू टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर। जो भी कोई मिले उनसे किसी स्पेशल केस में, तो वो सभी के सभी जो प्रिकॉशन होते हैं, जैसे मास्क लगाना हो गया या फिर ग्लव्स वगैरह पहनना, जो भी अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, वो सारे के सारे अगर यूज़ करते हैं तो जो स्पर्श संबंधी बीमारी है उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, राइट डाउन टाइप्स ऑफ बैंडेज एनी 5, यानी कि विभिन्न प्रकार की पट्टियों के नाम लिखो। तो कोई 5 लिखने हैं, वैसे यहाँ पे 7 लिखे हैं तो आप याद रख सकते हैं। एक तो सिंपल बैंडेज होती है यानी कि सरल पट्टी। एक ट्रैंगुलर बैंडेज होती है यानी कि त्रिभुजाकार पट्टी। एक स्मॉल बैंडेज होती है यानी कि छोटी पट्टी। एक टी शेप्ड बैंडेज होती है यानी कि टी आकार की पट्टी। एक फर्स्ट फील्ड बैंडेज होती है जिसे फर्स्ट फील्ड पट्टी कहेंगे। ड्रेसिंग बैंडेज ड्रेसिंग पट्टी कहेंगे। और क्रेन बैंडेज क्रेन पट्टी कहेंगे। ये सभी अलग अलग पट्टियाँ होती हैं शरीर के अलग अलग भागों के लिए, और अलग अलग चोट के लिए किस तरीके से हमको कौन सी पट्टी यूज़ करना है उसके लिए ये पट्टियाँ यूज होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं बैंडेज के, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये कुछ बीमारियाँ लिखी गई हैं और साथ में उनको बीमारियों को फैलाने वाली जानवर या उनके वेक्टर का नाम लिखा गया है। तो ये आपको बताने हैं कि कौन सी चीज़ कौन से किसके कारण फैलती है। ठीक है, तो ये आपको खुद से सही मिलान करना है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप सर्च ऐसे कर सकते हैं कि जैसे प्लेग है वो किसके कारण फैलता है, कालाजार जो है वो किसके कारण फैलता है, डेंगू जो है जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है, तो आप यहाँ पे मॉस्कीटो इसके लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको मैच कर लेना। ठीक है, आप इनको सर्च करेंगे सभी और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि प्लेग किसके कारण फैलता है, कालाजार किसके कारण फैलता है, कोलेरा हैजा किसके कारण फैलता है, मियादी बुखार किसके कारण होता है, और डेंगू किसके कारण होता है। ये पांचों क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि सभी को पता लग जाए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज हाउ शुड वी कीप कैंप साइट क्लीन ड्यूरिंग द कैंप ट्रेनिंग। आप कैंप क्षेत्र को कैंप के दौरान कैसे साफ रखेंगे। तो कैसे साफ रखेंगे, सबसे पहले तो डेली क्लीनिंग ऑफ द यूनिट लाइन। आपका जो भी यूनिट का एरिया है उसको डेली साफ करेंगे। गुड कंडीशन ऑफ द लेटरिन बाथरूम की कंडीशन साफ होनी चाहिए। गुड कंडीशन ऑफ द कुक हाउस डाइनिंग हॉल एंड क्लीनलीनेस।
कुक हाउस जहाँ पे खाना बनता है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए जगह। वॉशिंग पॉइंट शुड बी गुड कंडीशन। डोंट स्टोर वाटर इन डीप प्लेसेस इन कैंप साइट। कैंप साइट में कहीं पे भी पानी को इकट्ठा न होने दे ताकि वहाँ पे मच्छर वगैरह न फैले। जो भी खाना बचता है, पहली बात तो खाना बचाए ना, अगर फिर भी बच जाता है तो उसको शोकेस पिट में डालें और जो भी कूड़ा है उसका अच्छे से निपटान करें। इस तरीके से हम कैंप एरिया के अंदर सफाई रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में वैसे मैंने बता भी दिया। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ एनी 5। अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो सबसे पहले तो नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर आपकी क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट, डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए। अर्ली गेटअप, सुबह जल्दी उठना। प्रॉपर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 6 से 8 घंटे की नींद लेना, और नींद अनडिस्टर्ब नींद, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 6, जिसके अंदर हम बात करेंगे साहसिक प्रशिक्षण यानी कि एडवेंचर ट्रेनिंग की, जो कि यहाँ पे 20 मार्क्स का दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, राइट डाउन द नेम ऑफ द एसेंशियल आइटम्स फॉर ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो आप साथ लेके जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट एड बॉक्स, अगर किसी को चोट वगैरह लगती है तो उसके लिए। स्लीपिंग मैट, रात को सोने के लिए। स्लीपिंग बैग। ए गुड पेयर ऑफ शूज़, अच्छे जूते होने चाहिए। टॉयलेटरी आइटम्स, जो भी आपका सेविंग वगैरह की किट है वो। टॉर्च एंड बैटरीज लेके जाना बिल्कुल। मार्कर और चाक्स, अगर आप जगह ना भूल जाए उसके लिए। वाटर, पानी होना चाहिए। फूड आपके साथ में होना चाहिए। कुकिंग यूटेनलिस, कुछ खाने बनाने का बर्तन अगर छोटा मोटा है तो वो हेल्प करेगा आपकी। सफिशिएंट क्लोथिंग, कपड़े प्रॉपर होने चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के कपड़े भी साथ में हो। कैप हो धूप से बचने के लिए। कैमरा, आप मेमोरी को कैप्चर करने के लिए कैमरा भी ले जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आइटम है जो आप ट्रैकिंग के साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, राइट एनी 5 एडवेंचर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेटों के द्वारा की जाने वाली 5 एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। तो वे कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, साइकिलिंग एक्सपीडिशन हो गया, यानी कि साइकिल अभियान। माउंटेनरिंग यानी कि पर्वतारोहण। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ पे चढ़ना। पैरासेलिंग, ठीक है, और पैरा जंपिंग। पैरा जंपिंग आपको पता है, जब ऊपर से हम जंप करते हैं तो उसे पैरा जंपिंग कहते हैं। पैरा स्लीदरिंग भी होता है, ठीक है, पैरा ग्लाइडिंग भी होता है। तो इस तरीके से पैरा की भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। घुड़सवारी होगी, माउंटेनरिंग होगी। तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कराई जाती हैं एनसीसी के अंदर। तो अगर आपने भी इनमें से कोई एक्सपीडिशन किया है, कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ की है एनसीसी के थ्रू, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं, अपनी जो चीज़ है उसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, राइट 10 सेफ्टी टिप्स विच यू विल बियर इन माइंड वाइल गोइंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अगर आप रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं तो कुछ ऐसे बताओ जो 10 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो हार्नेस को अच्छे से चेक कर लें। गांठों को हमेशा चेक करें। हमेशा हेलमेट पहन के रखें, क्योंकि कोई भी छोटा सा भी पत्थर का टुकड़ा अगर ज़्यादा ऊंचाई से आता है तो वो बहुत ही घातक होता है, ठीक है। रस्सी और विले डिवाइस को हमेशा चेक करें। हमेशा लंबी रस्सी का इस्तेमाल करें, ठीक है। ज़रूरत के मुताबिक उपकरण लाएं। रस्सी हमेशा पैर के ऊपर रखें। सही जगह रस्सी को विकल्प करें, ठीक है। और हमेशा सुरक्षित एंकर का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको रॉक क्लाइंबिंग के टाइम पे। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट 7 हो गया हमारा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कि पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा यहाँ पे कि व्हाट आर दी नीड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्ट करो, यानी कि जो भी हमारा जल है, वर्षा का जल है, उसका संचय करो। उसकी ज़रूरत ही क्या है, ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो इट रिचार्जेज सब सोयल एंड ग्राउंड वाटर। इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड का जो वाटर होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो यहाँ पे रिचार्ज हो जाता है दोबारा से। जो धरती का वाटर लेवल जो नीचे चला जाता है वो ऊपर आ जाता है दोबारा से। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल का लेवल इंक्रीज होता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन फ्री पोर्टेबल वाटर। देखो, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। जैसे एडिबल बोलते हैं ना, एडिबल होता है खाने योग्य, तो पोर्टेबल होता है पीने योग्य। तो ये क्रिएट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन फ्री पोर्टेबल वाटर। अच्छा पानी मिलता है इससे हमें। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक एंड पॉन्ड फॉर लेटर यूज। इसे यूज़ किया जा सकता है, बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जा सकता है। इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर। और ये जो है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करता है, इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत होती है। हिंदी के अंदर यह उपमिट्टी और भूजल को रिचार्ज करता है। जल स्तर को बढ़ाता है। बड़ी मात्रा में प्रदूषण मुक्त पेयजल बनाने में मदद करता है। वर्षा के जल को बाद में उपयोग के लिए विशाल टैंक और तालाबों में संग्रहित किया जा सकता है और इससे भूजल पर निर्भरता
कम हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय के संसाधन क्या होते हैं, दो उदाहरण के साथ समझाएं। यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो रिन्यूएबल जिन्हें दोबारा से यूज किया जा सकता है वे रिन्यूएबल होते हैं, नवीकरणीय। नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा से यूज नहीं किए जा सकते, जैसे जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा हम यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो डीजल की, पेट्रोल की, तो एक बार जला दिया तो जला दिया, वो दोबारा से उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी को हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्स कहते हैं। रीन्यूएबल की बात करें तो रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस कैन बी रीन्यूड, जिन्हें दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल सोलर, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रो पावर, पानी से अगर हमने बिजली बनाई है, टरबाइन को घुमाया, दोबारा आगे फिर टरबाइन लगा दो, आगे फिर घूम जाएगी टरबाइन, कुछ नहीं बिगड़ता। बायोमास, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, हवा है, हवा हवा से अगर हम बड़ी बड़ी जो टरबाइन घुमाते हैं उससे बिजली बनती है, तो उससे हवा ख़त्म नहीं होती है, मतलब उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी कि संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे सौर हो गया, पन बिजली हो गया, जैव द्रव्यमान, भूतापीय और पवन ऊर्जा। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिन्हें हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। दीज आर दी रिसोर्सेज विच आर फॉर्म्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम एंड दोज विच डू नॉट नेचुरली फॉर्म ऑन द एनवायरमेंट। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फायरवुड, लकड़ी हो गई, जला दी, दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोलर एनर्जी, राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, सौर ऊर्जा के 3 लाभ बताओ। देखो सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय द सन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन बी डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट। सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी को हम सौर ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो हीलियम बनता है, तो उसी से क्या होता है, एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी हम सोलर एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या होती है सोलर एनर्जी की, पहले हिंदी में सोलर एनर्जी का मतलब देख लो। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। सबसे पहले तो कोई पूछे कि सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय। नवीकरणीय है, हम दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं, जो सूर्य द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जारी की जाती है और सीधे सूर्य के प्रकाश से एकत्रित की जाती है। सौर ऊर्जा के फायदे क्या है, इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस एंड एवरीवेयर। देखो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सभी जगह है सूरज की ऊर्जा जो उपलब्ध है। इट कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस फॉर्म फॉर फ्यूचर यूज, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल जो हम प्लेटें यूज़ करते हैं और फिर बैटरी में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेते हैं। इट्स यूज़ कैन नेवर कोज एनी डिजास्टर, इससे ना कोई नुकसान नहीं होता, जैसे कोई पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन फ्री है, सबसे पहली बात तो ये है। तो सौर ऊर्जा के फायदे यह बहुतायत में और हर जगह उपलब्ध है, इससे भविष्य में उपयोग होने वाले के लिए विभिन्न रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, इसके इस्तेमाल में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि आपको मैंने बता दिया जैसे पोल्यूशन फ्री होता है। नेक्स्ट इज पार्ट 8, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनसीसी के अंदर जो भी हमारे आप ऑब्स्टेकल होते हैं, यानी कि बाधाएं होती हैं, तो टोटल 10 बाधाएं होती हैं एनसीसी में। नॉर्मली हम कितनी बाधाएं यूज़ करते हैं, तो 10 बाधाएं यूज़ करते हैं। और सबसे पहली जो होती है वो होती है स्ट्रेट बैलेंस, फिर होती है क्लियर जंप, फिर होती है गेट वाल्ट, फिर जिगजैग बैलेंस, फिर हाई वाल, फिर डबल डिच। डबल डिच मतलब दोहरी खाई। स्ट्रेट बैलेंस मतलब सीधा संतुलन, ठीक है। क्लियर जंप मतलब सीधी जंप। जिगजैग बैलेंस मतलब जिगजैग बैलेंस संतुलन, ठीक है। राइट हैंड वोल्ट होता है, यानी कि दाएं हाथ का वोल्ट, बाएं हाथ का वोल्ट। रैंप होता है और स्ट्रेट बैलेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बाधाएं होती हैं जो हम यूज़ करते हैं एनसीसी के अंदर बाधा प्रशिक्षण में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।